अकेडमी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल आपको टेंस की वीडियो मिल गई होगी और आपने वीडियो पे कमेंट भी किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। वो 1 घंटे की वीडियो, उसमें आपका पूरा टेंस मैंने कंप्लीट करवा दिया, क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अब आज जो वीडियो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद आप MPSI और PEB के जितनी भी पेपर हुए हैं पिछले, उसमें जो भी टेंस से क्वेश्चन आए हैं, 1 1 2 2 3 3 जो भी क्वेश्चन आए हैं, उन सबको बड़ी आसानी से बना पाएंगे। क्योंकि इसमें टेंस के वो इम्पॉर्टेंट रूल्स की चर्चा मैं करने वाला हूँ जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो ऑफ द सीरीज़ अगर मैं बात करूं तो जितने भी इंग्लिश के वीडियो आज तक आपने देखे, हमारी सीरीज़ जो चल रही है, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई वीडियो है तो वो ये वाला है। ठीक है, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, 101%, ये गारंटी एग्जाम में। ठीक है, अब देखो, उस हिसाब से देखना इस वीडियो को आखिरी तक बिना स्किप करें। सबसे पहला रूल, अगर आपके पास में कोई सेंटेंस आप पढ़ते हैं और उस सेंटेंस में इन शब्दों का प्रयोग आपको दिख जाता है, मतलब ये शब्द आपको लिखे हुए दिख जाते हैं, जैसे डेली, एवरीडे, ऑलवेज, रेगुलर, वंस इन अ वीक, मंथ, ईयर। वंस इन अ वीक दिख जाए, वंस इन अ मंथ दिख जाए, वंस इन अ ईयर दिख जाए, सेल्डम, नेवर, यूजुअली, जनरली, सम टाइम और ऑफन। अगर ये वर्ड आपको सेंटेंस में लिखा हुआ दिख जाए तो आपको ये समझ जाना है कि जब भी ये वर्ड सेंटेंस में दिखेंगे तब हम उस सेंटेंस में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। यानी कि उस सेंटेंस में प्रयोग की जाने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होगी। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में एस या ईएस परिस्थिति के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार लगा होना। तो इसका प्रयोग किया जाएगा। ज़रा ध्यान से देखिए, जैसे मैंने बोला ही ऑलवेज कम्स लेट, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि वह हमेशा लेट आता है ना। ही ऑलवेज कमिंग लेट, ये सेंटेंस गलत हो गया क्योंकि ऑलवेज लगा है और आपने आईएनजी फॉर्म लगा दी। अगर ऑलवेज लगा है तो आईएनजी फॉर्म आ ही नहीं सकती, वहाँ पे हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि फर्स्ट फॉर्म आएगी, जो कि एस वाली हो सकती है या सिंपल हो सकती है। ठीक है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ ही था तो यहाँ कम्स किया, यहाँ आई होता तो यहाँ कम हो जाता। ठीक है, अब देखो, ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे, यानी कि वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। यहाँ वापस से ही की बात है, इसके लिए गो में ES लगाया गया है, गोज़ किया गया है। ये बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, ये आपको पता होगा। अगला देखिए, ही इज़ गोइंग टू स्कूल एवरी डे अगर कर दिया तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमेशा फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, ING तो आ ही नहीं सकता। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, द चिल्ड्रन गो टू स्कूल 10 AM डेली। चिल्ड्रन गो टू स्कूल लिखा हुआ है, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे डेली लगा हुआ है। डेली मतलब कि प्रतिदिन बच्चा क्या करता है? स्कूल जाता है 10 बजे, है ना, सुबह। चलिए, तो ये आई होप आपको रूल क्लियर होगा। अब आपको जो स्क्रीन पे रूल दिखाई दे रहा है, जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस पे आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है। MPSI की जितने भी पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर, उसमें इस सेंटेंस पे अगर टेंस के नाम पे कुछ पूछा गया है तो ये इफ़ क्लॉज के ऊपर भर भर के क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्लॉज क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं और किस तरह से ये बनाए जाते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है जिसको हम इफ़ क्लॉज कहते हैं। इफ़ क्लॉज आप बोले या फिर कंडीशनल सेंटेंस बोले। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब होता है यदि ये हुआ तो ये होगा, यदि तुमने पढ़ाई की होती तो तुम पास हो गए होते, यदि तुमने तैयारी की होती तो तुम्हारा पेपर निकल गया होता। इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, जो यदि से बनते हैं, जो कंडीशनल होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इफ़ क्लॉज, और इसको कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं और वो इफ़ क्लॉज में रखते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक ही जगह में ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगा कि ये अगर आपने इसको फॉर्मूले को दिमाग में रख लिया तो आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसके ऊपर ढेरों क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी वीडियो ये कवर करने के बाद हम क्वेश्चन भी बात करेंगे, क्वेश्चन भी देखेंगे। थोड़ी सी वीडियो आपको ये भी लंबी मिल सकती है लेकिन मज़ा आ जाएगा। इसके बाद टेंस में कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमने ये देखा। अब कंडीशनल सेंटेंस हमने देख लिया, उसके पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्लॉज की। क्लॉज क्या होता है? तो क्लॉज का मतलब होता है सेंटेंस का, अगर कोई सेंटेंस है तो सेंटेंस की एक जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, एक छोटी सी यूनिट होती है, उसको बोलते हैं क्लॉज। ठीक है, अगर 2 क्लॉज को मिला दिया जाए तो वहाँ सेंटेंस बन जाता है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा क्लॉज को मिला के हम सेंटेंस बना सकते हैं, 2 क्लॉज को मिला के भी सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस में जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको क्लॉज कहा जाता है। जैसे कि
एक एग्जाम्पल में लेके बोलूँ, जैसे कि इफ़ यू गो रेगुलर यू विल पास, या फिर मैं बोलूँ इफ़ यू गो रेगुलर टू स्कूल यू विल पास। ऐसा अगर एग्जाम्पल ले लिया मैंने, तो मतलब अगर आप रेगुलर स्कूल जाते हो तो आप पास होंगे। ठीक है, तो एक क्लॉज तो रेगुलर स्कूल जाना हो गया इसमें, और दूसरा पास होना हो गया। तो ये दो पार्ट हो गए। तो अल्टीमेटली मैंने क्या बोला कि क्लॉज का मतलब क्या होता है, एक सेंटेंस का वो यूनिट होता है जिसको ज्वाइन करके एक सेंटेंस बनता है और वो अर्थ प्रकट करता है। उसकी डेफिनेशन पे मत जाओ, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ आ जाओ। इफ़ क्लॉज यानी कि कंडीशनल क्लॉज क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे मेनली 3 स्ट्रक्चर इफ़ क्लॉज के बनते हैं। ये तीनों स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है, यहीं से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला स्ट्रक्चर बनेगा इफ़, पहले इफ़ लिखा हुआ है, इफ़ से प्रश्न की हमेशा शुरुआत होगी, यानी कि इफ़ से क्वेश्चन की हमेशा शुरुआत होगी, सेंटेंस की हमेशा शुरुआत होगी। तो सबसे पहले लिखा रहेगा इफ़, और इफ़ के बाद आएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये स्ट्रक्चर होता है, इसी स्ट्रक्चर में आना चाहिए। अगर इस स्ट्रक्चर को बिगाड़ा तो आपका वो सेंटेंस गलत है, वहाँ एरर है, ध्यान रखिएगा। तो मैंने बोला इफ़, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर कॉमा आता है बीच में, जो भी लिखना होगा उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह जो आएगा वो आ जाएगा, उसके बाद कॉमा, फिर से जो सेकेंड क्लॉज होता है, मतलब ये तो एक सेंटेंस का पहला वाला टुकड़ा हो गया। ठीक है, दूसरे टुकड़े में क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस अगली जो कंडीशन होगी वो विल, शैल और मॉडल। विल शैल आ सकता है या फिर उसके साथ अलावा कोई मॉडल आ सकता है। विल आएगा, शैल आएगा या मॉडल आएगा, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये फॉर्मूला बना पहला वाला क्लॉज का। ठीक है, तो इफ, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर कॉमा, सब्जेक्ट, विल, शैल या मॉडल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, दूसरा क्लॉज जो होता है वो पास्ट का होता है, जो ये होगी प्रेजेंट की कंडीशन, या फिर मैं बोलूँ कि फ्यूचर में होने वाली जो कंडीशन है उसको अगर बताना हो तो, जैसे कि मैं बोलूँ कि अगर मैं पढ़ता हूँ तो मैं पास हो जाऊँगा, तो ये सिंपल ये वाली बात है। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मैं पास हो जाऊँगा। क्लियर है, तो ये आपका क्लॉज बना कंडीशन वाला, प्रेजेंट की कंडीशन है कि आज मैं पढ़ता हूँ तो मैं पास हो जाऊँगा, तो ये प्रेजेंट की कंडीशन वाला। अगर पास्ट में बनता कि अगर मैंने पढ़ा होता तो मैं पास होता, ठीक है, तो ये पास्ट वाला। और अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं पास हो सकता था या हो गया होता, तो इस टाइप का जो बनता है वो प्रेजेंट, वो भी पास्ट का बनता है। तो ये दो पास्ट के हैं और ये प्रेजेंट वाला है। ठीक है, तो आपको इतना ज़्यादा भी ध्यान नहीं रखोगे तो चलेगा, सिर्फ स्ट्रक्चर ध्यान रख लो कि अल्टीमेटली ये वाला स्ट्रक्चर हमने देख लिया पहला वाला। अब दूसरे वाले की बात करें, पास्ट का स्ट्रक्चर। इफ़ के बाद में सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो इफ़, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ सकता है, बीच में आएगा कॉमा, फिर सब्जेक्ट, फिर इसके बाद में क्या आएगा, वुड, शुड, कुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वुड, शुड, कुड आ सकता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ पे आप देखना है मॉडल भी आ सकता है कोई, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब अगर आगे बात करें तो ये देखते थर्ड वाला, तो इसमें क्या होगा, इफ़ आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हेड आएगा और हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये पास्ट का कंडीशन है कि अगर ऐसा किया होता तब क्या होता, तुम पास हो सकते थे या तुम्हारा कुछ हो सकता था, उस टाइप का अगर सेंटेंस बनता है तो ये पास्ट परफेक्ट वाला है। तो इफ़, फिर सब्जेक्ट, फिर हेड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा, तो थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद कॉमा, फिर सब्जेक्ट, फिर इसके बाद में क्या आएगा, वुड, शुड या कुड आएगा, और वुड, शुड, कुड के बाद में भी हैव आएगा और हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव या और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप ये 3 स्ट्रक्चर ध्यान रख लेते हैं तो देखिए बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अब देखिए ज़रा नोट, ये नोट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस नोट के ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आए, तो इस नोट को भी जेब में रख लो। ये नोट क्या बोलता है कि जब किसी भविष्य की 2 घटनाओं का वर्णन किया जा रहा है, जब भी भविष्य की 2 घटनाओं का वर्णन किया जा रहा है और उस सेंटेंस में, थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा, उस सेंटेंस में अगर ये शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, ये वर्ड्स अगर यूज़ हो रहे हैं, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, अंटिल, एक काम कीजिए, इस फोटो को थोड़ा सा साइड में कर दीजिए, छोटा, ताकि ये मेरे पीछे नहीं जानी चाहिए चीज़ें। परफेक्ट, और थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, आई थिंक दिख जाएगा, दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है। तो अब देखिए ज़रा ध्यान से, यहीं मैं खड़े खड़े आपको बता दूंगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ नोट की, तो नोट में आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर भविष्य की 2 घटनाओं का वर्णन किया जा रहा है किसी सेंटेंस में, भविष्य की 2 घटनाएं मतलब कि एक घटना आप बता रहे हो और उससे भविष्य की एक घटना जुड़ी हुई है, जैसे कि सेंटेंस में अभी एग्जाम्पल लेके सब बताऊंगा, ठीक है। तो उस केस में अगर आपके पास में ये वर्ड आ जाते हैं, या फिर आप सीधे याद रखो, इसको छोड़ो,
याद रखने में दिक्कत है, सीधे फॉर्मूला याद रखो कि अगर आपको सेंटेंस में ये वाले वर्ड दिख जाते हैं सीधे सीधे, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, अनटिल, अनलेस, एज सून एज, इन केस, टिल, क्या दिखा? आफ्टर, बिफोर, व्हेन, अनटिल, अनलेस, इन केस और टिल, एज सून एज भी। तो अगर ये वर्ड दिख जाते हैं तो ये वर्ड, जैसे इफ़ लगा हुआ था पहला वाला क्लॉज, वैसा को वैसा ये भी चलेगा। ये वर्ड आ जाएगा, इसमें से कोई एक वर्ड, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म, हमेशा फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में फिर वही स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट आ सकता है, विल, शैल, वुड आ सकता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मतलब ये जैसे इफ़ का प्रयोग किया जाता है, यही के यही इसके लिए भी काम में आता है, इन सब चीज़ों के लिए भी। क्लियर है? आपको ये ध्यान रखना है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसा ये इफ़ चलता है वैसे ही ये भी चलता है, लेकिन इसको मैंने अलग करके, यहीं पे भी लिख सकता था मैं, लेकिन अलग करके इसके लिए बताया कि नोट आपको अलग से ध्यान रखना है, क्योंकि इसके ऊपर भी इंडिविजुअल क्वेश्चन बने हुए हैं, है ना। तो अल्टीमेटली ये 3 चीज़ क्लियर है और ये नोट क्लियर है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके हम वो जो तीनों क्लॉज हमने पढ़े हैं, तीनों क्या चारों, नोट भी, उन सबके एग्जाम्पल देखते हैं। पहला अगर देखें तो पहला वाला हमने ये देखा था, इफ़ है, सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, फिर क्या आएगा बाद में? सब्जेक्ट, विल, शैल, मॉडल आ सकता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेगा? कंडीशन, प्रेजेंट की कंडीशन। देखो, इफ़ रवि आस्क, डोंट टेल, अगर रवि पूछे तो मत बताना। अब देखो, इफ़ रवि आस्क, तो ये इफ़ रवि आस्क आ गया, तो ये इफ़ आ गया, रवि सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, और आस्क यानी कि वर्ब हो गया। क्लियर है? अब देखो, सब्जेक्ट के साथ में विल, शैल, मॉडल आ सकता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आ सकता है, जरूरी है क्या आएगा ही आएगा? अगर सेंटेंस में नहीं आना है तो नहीं भी आ सकता है। तो इसको मैं अगर हटा दूं तो क्या आएगा? सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल रहा है क्या? तो हाँ, डोंट टेल, सीधे आपको दिख रहा है डोंट यानी कि नहीं बताना है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है। क्लियर है? तो यहाँ पे भी देखो, इफ़ रवि आस्क यानी कि ये आ गया, और फिर डोंट टेल आया, सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। यहाँ पे ये दोनों चीज़ें मिसिंग है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है, अब जरा अगला देखो, ये सेंटेंस के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ये मैंने सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, डाउट क्लियर करने के लिए बताया है, ताकि कोई बच्चा कल से कमेंट नहीं करे सर ये तो ऐसा आ गया तो ये तो गलत हो गया क्या। नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। अगर बीच में कोई दूसरी चीज़ उसने लगा दी, यहाँ पे मिक्स कर दिया उसकी तरफ से, तो वो गलत है। अगर कुछ चीज़ रिमूव करता है तो वो चल जाएगा। ठीक है, देखो अभी आप जब क्वेश्चन करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना, अभी सब आ जाएगा। इफ़ यू स्पीक ही विल हीट यू, बीट यू, सॉरी, इफ़ यू स्पीक ही विल बीट यू, यानी कि अगर तुमने बोला तो वो तुमको मारेगा। ठीक है, तो अगर तुमने बोला अभी तो वो तुमको मारेगा। इफ़ यू स्पीक ही विल बीट यू, स्ट्रक्चर देखो, इफ़ आया, ये इफ़ आया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक, बोलना आ गया, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तक हो गया, फिर कॉमा लगाया है तो ये कॉमा लग गया। ठीक है, ही आ गया, ठीक है, विल आ गया यहाँ से, और ही विल के बाद में क्या आ गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बीट, तो ये यहाँ पे बीट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर यू यानी कि वापस ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो स्ट्रक्चर बिल्कुल सेटिस्फाइड है, ये सेंटेंस करेक्ट है। थर्ड देखते हैं, इफ़ यू से यानी कि ये आपका प्रेजेंट में आया, इफ़ यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, ये वाला स्ट्रक्चर है। आई कैन किल हिम, आई कैन किल हिम, कैन क्या है? मैं, अगर तुमने बोला तो मैं मार सकता हूँ, है ना, उसको मार सकता हूँ, अगर तुम बोलो तो मैं उसको मार सकता हूँ। तो इफ़ यू से आई कैन किल हिम। ठीक है, अब यहाँ पे कैन क्या आ गया? कैन मॉडल आ गया, तो मैंने बोला शैल विल मॉडल कुछ भी आ सकता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, लेकिन आई कैन किल, किल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, काम हो गया, सही है। मैं आपको जड़ तक ले जा रहा हूँ, रूट तक, कि कैसे हमको देखना है चीज़ों को, वहीं पकड़ लोगे आप, सीधे सेंटेंस पढ़ के बता दोगे यहाँ गलती है। इफ़ शी गोज़ शी विल नॉट कम बैक, अगर वो जाती है तो वो वापस नहीं आएगी। तो इफ़ शी गोज़ यानी कि इफ़ आया, फिर सब्जेक्ट आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, शी विल नॉट कम बैक, तो यहाँ पे देखो विल आ गया, यहाँ से सब्जेक्ट के लिए शी आ गया, विल यहाँ से उठ के आ गया, कम यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और फिर ऑब्जेक्ट तो लगा ही सकते, बैक वेक कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्टीमेटली ये क्लियर है। दूसरा वाला क्लॉज देखो, इफ़ का जब पास्ट में प्रयोग किया जाता है तो कैसे किया जाता है? इफ़ सब्जेक्ट क्या होता है? इफ़ सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर आ रही है, यहाँ अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई तो अगले वाले में क्या आएगा? आगे सब्जेक्ट वुड, शुड, कुड, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वुड, शुड, कुड, और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जरा ध्यान से देखिए कैसे। मैंने बोला इफ़ यू स्टडीड, इफ़ यू स्टडीड, इफ़ लगा है, यू लगा है सब्जेक्ट की जगह, और स्टडीड यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। अगर इतना हो गया, इफ़ यू स्टडीड, ये स्ट्रक्चर बन गया सेकंड फॉर्म वाला, तो अब आपको ध्यान रखना है कि आगे जो स्ट्रक्चर होगा उसमें सब्जेक्ट वुड, शुड, कुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो देखो, इफ़ यू स्टडीड हार्ड, तो यहाँ तक आया, इफ़ यू स्टडीड हार्ड, कोई दिक्कत नहीं हार्ड से। यू वुड पास, तो देखो यू वुड पास यानी कि यू सब्जेक्ट हो गया, वुड आ गया यहाँ से इन तीनों में से, और पास यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पास्ड कर दूँ मैं, PASSED, तो वो गलत हो जाएगा स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म है। अरे भाई यहाँ सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पे पास्ड आ ही नहीं सकता, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी।
ऐसे गलती करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा देके, तो आपको वहाँ एरर निकालनी है, ध्यान रखिएगा। इफ़ यू आस्क्ड हिम, यहाँ सेकंड फॉर्म आ गई। अब अगर यहाँ सेकंड फॉर्म आ गई तो मुझे पता है इसके पीछे वुड शुड क्या क्या आ सकता है, तो विल, वुड शुड और कुड आ सकता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी आगे। तो सब्जेक्ट हो गया, वुड आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही, मतलब ये करेक्ट है, ठीक है। तो इफ़ यू आस्क्ड हिम ही वुड हेल्प यू, अगर तुमने उससे कहा होता तो वो तुम्हारी मदद करता, इस टाइप से। इफ़ यू इन्वाइटेड देम, अगर तुमने उनको इन्वाइट किया होता तो दे वुड कम, वो आते। क्लियर है। तो यहाँ इन्वाइटेड सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या आया आपके पास में, सब्जेक्ट आया, फिर वुड आया और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। समझने की कोशिश करो इतनी आराम से और इतना धैर्य से, इसीलिए बता रहा हूँ इतने सेंटेंस लेके, ताकि आप एरर को पकड़ पाओ जब आपके पास क्वेश्चन आए। अभी देखना आगे आ जाएगा सब कुछ। अब ये थर्ड स्ट्रक्चर देखते हैं। इफ सब्जेक्ट हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आ गई, मतलब आपने इफ वाला यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया, सेंटेंस सब्जेक्ट मिला, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गई, तो आपको समझ जाना है कि अगला सेंटेंस जो स्टार्ट होगा, अगला क्लॉज जो होगा, उसमें सब्जेक्ट आएगा, वुड शुड हैव आएगा ही आएगा और उसके बाद में थर्ड फॉर्म आएगी। वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव आएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी। क्लियर है। तो जरा देखें, इफ़ यू हैड इन्वाइटेड, आपने यहाँ पढ़ा यू हैड इन्वाइटेड, यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर आपको ये दिख गया, यू फिर हैड और फिर थर्ड फॉर्म लगी हुई। तो इफ़ भी दिख गया आगे। तो इफ़ यू हैड इन्वाइटेड देम, यानी कि अगर तुमने उनको इन्वाइट किया होता, अगर तुम उनको इन्वाइट करते तो दे वुड हैव कम, तो वो आ सकते थे, दे वुड हैव कम। क्लियर है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अल्टीमेटली दे वुड हैव कम क्यों आया, क्योंकि वुड, फिर मैंने बोला हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो ये स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो ये क्लियर होगा। आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। ये भी देखो, इफ़ यू हैड आस्क्ड हिम ही वुड हैव हेल्प्ड यू, अगर तुमने उससे बोला होता तो वो तुम्हारी हेल्प कर सकता था। ठीक है, वुड हैव हेल्प यू, करता या कर हो सकता है कि वो तुम्हारी हेल्प करता। इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, यहाँ पे हैड आया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, तो फिर वापस से वुड हैव आएगा और फिर थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये आपको दिख ही जाएगा वहाँ पे कि ये ऐसा बनना चाहिए। तो अल्टीमेटली ये क्लियर है। अब ये आफ्टर वाला मामला देख लेते हैं। तो आफ्टर, बिफोर, व्हेन, अनटिल, अनलेस, एज सून एज और इन केस अगर आ जाता है, टिल भी आ जाता है, तो इसके बाद में वही स्ट्रक्चर लेते हैं जो हमने इफ क्लॉज का फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर देखा था। मतलब इसके बाद सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और अगला वाला जो आएगा, बाद वाला जो क्लॉज आएगा वो फ्यूचर सिंपल टेंस में आएगा। मतलब सब्जेक्ट, विल, शैल, वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, देखिए वैसा का वैसे ही। तो अनलेस दे, क्या लिखा हुआ है, अनलेस दे लेबर हार्ड, अनलेस दे लेबर हार्ड, देखो यहाँ पे अनलेस, फिर आया दे, अनलेस आया, उसके बाद में सब्जेक्ट आया, यहाँ से अनलेस आ गया उठ के, उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया दे। लेबर हार्ड, लेबर यानी कि फर्स्ट फॉर्म आ गई वर्ब की, तो ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, और हार्ड तो ये मन से लगा, हार्ड मतलब कि कड़ा परिश्रम। ठीक है, उसके बाद में कॉमा, फिर हमने देखा ये सब्जेक्ट आ गया दे, फिर आया आपके पास में फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस यानी कि विल, शैल या वुड और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो विल नॉट गेट गुड मार्क्स, तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव आ सकता है, कोई समस्या ही नहीं है। तो मैंने देखा यहाँ पे क्या किया, मैंने स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, बस स्ट्रक्चर पे ध्यान दो। तो अनलेस दे लेबर हार्ड, दे विल नॉट गेट गुड मार्क्स, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, मिला लो आप। फिर ये देखो, एज सुन एज आई विल रीच, मैंने जैसे बोला एज सुन एज आई विल रीच, अब मैंने पता है कि एज सुन एज आया, तो एज सुन एज के बाद में कभी भी ये विल नहीं आएगा, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की। तो ये विल तो फ्यूचर टेंस हो गया, इसको यहाँ से हटाओ। तो एज सुन एज आई रीच, आई विल रीच नहीं आएगा, सिर्फ आई रीच आएगा। फिर आएगा आगे, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, थोड़ा सा इसको जूम करेंगे क्या, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है स्क्रीन पे, पटना है। ठीक है, तो एज सुन एज आई विल रीच पटना आई विल इन्फॉर्म यू। तो ये अगर मैंने पहले वाले क्लॉज में विल डाल दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। आप विल कैसे लगा रहे हो, विल तो आ ही नहीं सकता, विल फ्यूचर टेंस चलेगा ना। फर्स्ट फॉर्म का मतलब मेरे दोस्त थे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होना चाहिए, सीधी सी बात। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यानी कि ये तो फ्यूचर में चले गया, तो ये गलत हो गया। तो इसको प्रेजेंट में लेके आओ। एज सुन एज आई रीच, मतलब इसके बाद में हमेशा प्रेजेंट टेंस आएगा। अगर ये फर्स्ट फॉर्म से समझ में नहीं आ रहा तो ध्यान रख लेना, यहाँ पे हमेशा प्रेजेंट टेंस आएगा, क्लॉज में भी यहाँ प्रेजेंट टेंस आएगा हमेशा। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैंने क्या किया, एज सुन एज आई रीच पटना, मतलब कि जैसे ही मैं पटना पहुँचता हूँ, आई विल इन्फॉर्म यू, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो ये सेकंड वाला प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनेट में आया और पहले वाला प्रेजेंट इंडेफिनेट में, ये आपको ध्यान रखना है। तो अल्टीमेटली ये क्लियर है। नेक्स्ट देखो थोड़ा सा, हाँ, अब ये तो आपको क्लॉज क्लियर हो गई होगी पिक्चर। अभी हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये वीडियो भी लंबी होने वाली है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, क्वेश्चन भी करवाऊंगा।
अब बात करते हैं हम यूनिवर्सल ट्रूथ। तो जब भी हम किसी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं, नेक्स्ट लॉ देखते हैं, तो जब भी हम किसी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करें तो उस यूनिवर्सल ट्रूथ को हम हमेशा ही प्रेजेंट सिंपल टेंस में रखते हैं, ठीक है, उसके साथ कोई दूसरे टेंस का प्रयोग नहीं करते। जैसे द अर्थ इज मूविंग राउंड द सन, ये सेंटेंस गलत है क्योंकि यहाँ पे मूविंग आ गया, तो क्या आएगा, अर्थ इज मूव्स राउंड द सन। मूव्स यानी कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस को बता रहा है, एस लगा है वर्ब में, सिंपल फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, ठीक है। तो द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये करेक्ट सेंटेंस होगा। जैसे द सन रोज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, यानी कि सूर्य उदय हुआ कहाँ से, ईस्ट से, और डूबा किस में, वेस्ट में। तो ये सेंटेंस गलत है क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमको रखना है। दैट मीन्स द सन राइजेज आएगा, मतलब सूर्य उदय होता है हमेशा किससे, पूर्व से, और पश्चिम में डूबता है। क्लियर है? तो अल्टीमेटली ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बस सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन दी वेस्ट आएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास में। अब देखो जरा नेक्स्ट वाला रूल। अब ये जो नेक्स्ट रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, आपकी जेल प्रेरी की परीक्षा के लिए। लेकिन ये मैं पढ़ा चुका हूँ कल के टेंस में, तो मैं आपको ज़्यादा डीप में नहीं बता रहा, बस ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर है, कोई रूल नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है मेरे दोस्त, ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। क्या है स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट आता है, हैज़ बीन है या हैव बीन आता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग हैज़ बीन या हैव बीन लगेगा, उसके बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, फिर सिंस फॉर का प्रयोग किया जाएगा और बाद में टाइम आएगा। अगर आपका जो टाइम है वो पॉइंट ऑफ टाइम है तो उसके आगे सिंस लगेगा, अगर आपका टाइम पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर लगेगा। क्या होता है पॉइंट ऑफ टाइम, क्या होता है पीरियड ऑफ टाइम, ऑलरेडी समझा चुका हूँ कल वाले वीडियो में, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक फिक्स, जैसे कि 2 बजे से, मंडे से, जनवरी से, है ना, तो ये सब सिंस लगेगा इसके पहले। और पीरियड ऑफ टाइम मतलब 2 घंटे से, 2 वीक से, 2 महीने से, 4 आवर से, ये सब पीरियड ऑफ टाइम, तो इनके आगे फॉर लगेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव बीन टीचिंग सिंस लास्ट मंथ, मतलब कि मैं लास्ट मंथ से पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग सिंस लास्ट मंथ, तो यहाँ पे लास्ट मंथ आया, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, लास्ट मंथ पॉइंट ऑफ टाइम था, तो यहाँ पे सिंस आया, ठीक है। अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, मतलब कि वह 3 घंटे से खेल रहा है, तो यहाँ पे 3 घंटे पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे 4 लगाया। क्लियर है? ये भी क्लियर होगा। अच्छा एक चीज़ और देख लो, यहाँ पे आई के साथ हैव लगता है, ही के साथ हैज़ लगता है, आपको पता है, ठीक है। अल्टीमेटली कल मैंने बता चुका था सारी चीज़ें, है ना। तो यहाँ इसलिए हैव और यहाँ पे हैज़ का प्रयोग किया गया है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब आगे बढ़ जाते हैं। एक रूल बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, वो और देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप सुनिए, रूल बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा लंबा वीडियो है लेकिन सारे क्वेश्चन बनेंगे, मेरी जवाबदारी, ठीक है। रूल ये बोलता है कि अगर आप एक सेंटेंस में पास्ट की 2 घटनाओं को बता रहे हैं, अगर आप किसी सेंटेंस में पास्ट की 2 घटनाओं को बता रहे हैं, तो हमेशा पास्ट की जो पहले वाली घटना है, जो पहले हुई है, पहले वाली जो घटना हुई है, और देखो 2 घटना अगर पास्ट की है तो 2 घटना कैसी होगी, एक तो पहले हुई होगी और एक बाद में हुई होगी, ठीक है। तो अगर किसी सेंटेंस में हम लोग पास्ट की 2 घटनाओं को बता रहे हैं, तो जो घटना पहले हुई है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे, और जो घटना बाद में हुई है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। वापस से सुन लो, अगर किसी सेंटेंस में पास्ट की 2 घटनाओं को बताया जाए तो जो घटना पहले हुई है उसको पास्ट परफेक्ट में रखना है, और जो घटना बाद में हुई है उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। क्लियर है? अब मेरी बात को बहुत और ध्यान से सुनना। एक चीज़, ऐसे जब स्ट्रक्चर बनते हैं तो उसमें आफ्टर या बिफोर का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं वो स्ट्रक्चर। जैसे मैंने बोला ही हैड गॉन बिफोर आई कम, मतलब मेरे आने से पहले वो जा चुका था। तो इसमें से पहले क्या हुआ है, उसका जाना या मेरा आना? तो आप बोलोगे सर उसका जाना। क्यों? क्योंकि मेरे आने से पहले वह जा चुका था, या फिर समझ आ रही बात, मेरे आने से पहले वो जा चुका था, मतलब वो पहले ही जा चुका था, मतलब पास्ट का भी पास्ट है, तो जो पुरानी घटना है उसका जाना वो पुरानी घटना है, तो उसको मैं कहाँ रखूँगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है हैड के बाद थर्ड फॉर्म, तो ही हैड गॉन आ गया, ही हैड गॉन पास्ट परफेक्ट टेंस में, पीपी का मतलब पास्ट परफेक्ट, ठीक है। बिफोर आई कम, मतलब मेरे आने से पहले वो जा चुका था, तो बिफोर आई कम नहीं है, वो केम है, केम पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो देखो ये आई और कम की सेकंड फॉर्म केम। क्लियर? तो ये बिल्कुल करेक्ट स्ट्रक्चर। यहाँ अगर कम आ जाए तो गलत हो जाएगा, है ना। अब देखो, अगर ये तो बिफोर हुआ, एक सेंटेंस और लेते हैं, ही वेंट बिफोर आई हैड कम,
अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ही वेंट, उसका जाना बिफोर आई कम, तो ये मेरा आना जो है वो बाद वाली घटना है, वो पहले ही जा चुका था। तो अगर मैंने इसको पास्ट इंडेफिनेट में कर दिया, इसको पास्ट परफेक्ट में कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। तो पढ़ते टाइम बिल्कुल धैर्य और ध्यान रखना है सेंटेंस को, ठीक है। अगला देखते हैं, बिफोर का प्रयोग देख लिया, आफ्टर का प्रयोग देखते हैं। तो आफ्टर का अगर प्रयोग करेंगे तो कैसे हो जाएगा, आई केम आफ्टर ही हैड गॉन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे और समझिएगा, थोड़ा सा बारीक रूल है, इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा कि बिफोर जब मैंने प्रयोग किया था, जब भी बिफोर प्रयोग किया था तो पास्ट परफेक्ट वाला स्ट्रक्चर पहले लिखा था और पास्ट इंडेफिनेट वाला बाद में लिखा था। लेकिन जैसे सेंटेंस में आफ्टर का प्रयोग किया तो पास्ट इंडेफिनेट वाला सेंटेंस उठ के पहले आ जाएगा और पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस उठ के बाद में चले जाएगा। इसको ध्यान रखना है। नहीं आई समझ में, बिल्कुल अच्छे से आराम से बताया, थोड़ा सा पीछे करके एक बार और देख लो, है ना, पीछे करो 1 मिनट। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, आई केम आफ्टर ही हैड गॉन, मतलब वह जब जा चुका था, उसके मैं जब आया तब वह जा चुका था। क्लियर है? तो यहाँ पे आफ्टर लिखा हुआ है, तो आई केम आफ्टर ही हैड गॉन, मतलब कि उसके आने के बाद मैं पहुँचा। आई केम, मैं आया उसके जाने के बाद, ही हैड गॉन, तो मैं कब आया, उसके जाने के बाद, तो ये आफ्टर लगा यानी कि बाद। तो आई केम आफ्टर ही हैड गॉन, तो मैं आया उसके जाने के बाद। क्लियर है? अगर मैं पहले कुछ गलत बोल गया हूँ तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं आया उसके जाने के बाद, ठीक है, क्लियर है? या फिर उसके जाने के बाद मैं आया, है ना। अल्टीमेटली आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। तो आई होप ये बिल्कुल मैटर क्लियर होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है जो पहले घटना हुई है वो पास्ट परफेक्ट में आएगी और बाद वाली पास्ट इंडेफिनेट में। बाकी सब समझ में आ जाएगा सेंटेंस को देखने के ऊपर। देखो ये सेंटेंस देखो, अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। द फिल्म हैज़ स्टार्टेड बिफोर वी रीच द सिनेमा हॉल। द फिल्म हैज़ स्टार्टेड, क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, मैंने आपको बताया पास की 2 घटना हुई है, पिक्चर का शुरू होना और हमारा पहुंचना सिनेमा हॉल में। तो यहाँ पे हैज़ की जगह क्या आएगा, हैड आएगा। ये वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होता है और ये वाला जो सेंटेंस है वो किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो बिफोर वी रीच्ड, वी देखो और रीच देखो, तो ये तो पास्ट सिंपल में बन रहा है। क्या ये पास्ट परफेक्ट में बन रहा है? नहीं, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म या हैड के बाद थर्ड फॉर्म आना चाहिए, तो यहाँ गलती है। अगला, ही हैव बीन, क्या लिखा है, डायलिंग योर नंबर, डायलिंग योर नंबर, तो ही हैव बीन डायलिंग योर नंबर सिंस यस्टरडे। तो ही हैव बीन, ही के साथ कभी हैव आता है क्या, ही हैज़ बीन होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है, तो यहाँ गलती है। अगला, माई यंगेस्ट सन हैव बीन, अब देखो सन है, एक लड़का है, तो सन के साथ ये सिंगुलर है तो हैज़ बीन आना चाहिए, हैव बीन कैसे आ गया, यहाँ गलती है। अगला, स्ट्रक्चर ध्यान रखो मेरे दोस्त, स्ट्रक्चर बताएं, बहुत अच्छे से बताया है। अगर इसके बाद भी क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो आपके पढ़ने में फॉल्ट है, आप ठीक से कर नहीं रहे हो। हिज मैटरनल अंकल हैव पास्ट, अब देखो हिज मैटरनल अंकल, अब अंकल एक ही बंदा है, मैटरनल अंकल 4-5 अंकल तो है नहीं, क्योंकि एक ही लिखा हुआ है, तो एक के लिए हैज़ आएगा, हैव नहीं आता है, हैव प्लूरल के लिए आता है, तो हैज़ पास्ड आएगा, यहाँ गलती है। अगला, अब जेल प्रेरी के लोकेशन आई, अब मैंने आपको क्या बताया था कि एक स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है, वो स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्या, नहीं लिख सकता हूँ, कोई बात नहीं। तो वो स्ट्रक्चर क्या है वो आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको स्ट्रक्चर्स बताए कुछ, और वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हैं कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वाला मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले। तो अल्टीमेटली क्या करना है, उस स्ट्रक्चर को आपको दिमाग में रखना है। देखो, आई हैव बीन वर्किंग, तो कभी हैव के साथ में बीइंग आता है क्या, नहीं, तो ये गलत हो गया। आई हैव, ये शॉर्ट फॉर्म है आई हैव का, तो आई हैव बीन वर्किंग, तो ये स्ट्रक्चर सही जा रहा है। आई हैव बीन वर्किंग ऑन हिज रिपोर्ट सिंस लास्ट मंडे, तो मंडे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसके आगे क्या सिंस लगना चाहिए, तो मैं बोलूँगा हाँ लगना चाहिए। दैट मीन्स ये वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला करेक्ट हो गया। अब ये भी इनकरेक्ट है क्या, देखो आई हैव बीन वर्कड, तो मैंने बोला हैव बीन आया तो इसके बाद तो वर्किंग आना चाहिए, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो ये गलत हो गया। फिर आई हैव बीन वर्क, तो फिर थर्ड फॉर्म आ गई, ये भी गलत हो गया। तो सिर्फ स्ट्रक्चर को ध्यान रखो, स्ट्रक्चर को देख के सारे एलिमिनेट कर दोगे, सिर्फ ये बचेगा। आगे देखो, आई हैव बीन वर्क फॉर यू फॉर द लास्ट, तो ये बीइंग आया, हटा दो। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, फालतू पढ़ेंगे भी नहीं, ये बीइंग आया हटा दिया। हैव बीन वर्किंग, ये ठीक है यहाँ तक, फॉर यू फॉर लास्ट 3 मंथ। अब ये 3 मंथ क्या है, 3 मंथ क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम के आगे फॉर लगता है, मतलब ये वाला सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया। जहाँ सिंस लगा हुआ है वो गलत हो जाएगा,
और फ्रॉम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में फ्रॉम आता नहीं है, तो ये दोनों सेंटेंस इसलिए गलत हो गए। और ये वाला सेंटेंस सही क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ फॉर लगा हुआ है, बिल्कुल करेक्ट स्ट्रक्चर है, फॉर लगता है। फॉर कब लगता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो 3 मंथ क्या है, अंतराल है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर लगेगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, ही हैज़ फॉरगिव, ये देखना ही नहीं है, ही हैज़ फॉरगिव, फॉरगिव होता है क्या, फॉरगिव थर्ड फॉर्म होती है क्या, हैज़ हैव आए तो थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, फॉरगिव थर्ड फॉर्म नहीं होती है तो कट गया। और सॉरी, ही हैज़ फॉरगिवन, तो फॉरगिवन थर्ड फॉर्म होती है, तो ये सही हो सकता है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, क्योंकि फॉरगिव होता नहीं है, फॉरगिवन होता है, तो ये भी हो सकता है। तो ही के साथ हैव लगता है क्या, नहीं लगता है, मतलब ये दोनों और ये कट गया, ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ही हैज़ फॉरगिवन मी फॉर ऑल माई मिस्टेक। नेक्स्ट देखते हैं। समझ आ रही है बातें, थोड़ा जल्दी करूंगा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ, है ना। अगर नहीं आ रहा है तो पिछला वीडियो देख लेना, उसमें सारा मैंने बताया स्ट्रक्चर, इसमें भी बताया है। अब ये देखो, द क्वारलसम लेडी हैव बीन, तो ये लेडी है, तो ये लेडी के साथ में हैव आना चाहिए कि लेडी सिंगल है, तो सिंगल के साथ में हैव आना चाहिए क्या, नहीं, गलत हो गया। सिंगल के साथ हैव आना चाहिए, गलत हो गया। सिंगल के साथ हैव आना चाहिए, गलत हो गया। सिंगल के साथ हैज आना चाहिए, सही हो गया, फोर्थ वाला सही है। नेक्स्ट देखें, दे हैव बीन ट्राइंग, तो दे हैव बीन ट्राइंग टू कंप्लीट दिस वर्क सिंस कंप्लीट देयर वर्क सिंस मंडे, पहला वाला ही सही हो गया, क्यों, क्योंकि हैव बीन सही है, ट्राइंग सही है और कंप्लीट देयर वर्क भी सही है। मंडे पॉइंट ऑफ टाइम है तो उसके आगे सिंस लगेगा, तो ये सही हो गया। गलत कैसे निकालोगे, एक मिनट को गलत निकालते बताने दो। गलत कैसे निकालोगे, हैव बीन ट्राइंग देयर वर्क, फॉर लगा है मंडे, तो मंडे पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम के आगे फॉर नहीं लगता, सिंस लगता है, तो ये गलत हो गया। दूसरे वाले में देखेंगे तो हैव बीइंग आ गया, बीइंग तो आता ही नहीं, बीन आता है, तो ये गलत हो गया। फिर हैव बीइंग आ गया, ये गलत हो गया, क्योंकि बीइंग आता ही नहीं है, बीन आता है। नेक्स्ट देखो, फिर ही हैज़ बीन सफरिंग बैडली फ्रॉम स्ट्रेस, तो ये ही हैज़ बीन सफरिंग, तो ये स्ट्रक्चर सही है, सॉरी शी लिखा हुआ है, शी हैज़ बीन सफरिंग, तो हैज़ के बाद बीन आता है, ठीक है, शी के साथ हैज़ बीन आता है, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ कि ये सफ़र्ड, तो यहाँ आप देखो थर्ड फॉर्म तो आएगी नहीं, बीन के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म होगी, तो ये गलत हो गया, ये वाला गलत हुआ। उसके बाद में क्या आया है, शी हैव बीन सफरिंग, तो ये यहाँ तक सही है, बेडली फ्रॉम स्ट्रेस, शी हैव सही है क्या, गलत है, शी के बाद हैज़ आता है, तो ये दोनों गलत हो गए, क्योंकि हैव पटक दिया इनने यहाँ पे। शी हैज़ ये सही है, बीन सही है, लेकिन यहाँ सफर्ड गलत हो गया, क्योंकि बीन के बाद आईएनजी फॉर्म आती है, तो ये तीनों गलत हो गए, फर्स्ट वाला सही हो गया। नेक्स्ट देखो, ठीक है। अल्टीमेटली ऐसे क्वेश्चन को करना है, आप देखोगे क्वेश्चन हो जाएगा, पढ़ना उस हिसाब से, इंग्लिश को भी मैथ्स के तरीके से पढ़ो भाई, फॉर्मूला बना लिया, बस देख लो, देखते जाओ, सही है तो ठीक, नहीं है तो आगे, क्या मतलब है ज़बरदस्ती फालतू की चीज़ें करने से। शी हैज़ बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर 2 आवर्स, तो हैज़ बीन आ रहा है, शी के साथ हैज़ आता है, बीन आता है, लिसनिंग आता है, बिल्कुल सही है, टू म्यूजिक फॉर 2 आवर, 2 आवर जो है पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम के आगे क्या लगता है मेरे दोस्त, फॉर लगता है, तो फॉर चिपकाया हुआ है, तो बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, पहले ही वाला, कोई दिक्कत ही नहीं। गलत कैसा है वो निकाल लो, तो हैज़ बीन लिसनिंग ये सही है यहाँ तक, टू म्यूजिक सिंस लगा दिया, तो 2 घंटे का जो अंतराल है वो पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसके आगे सिंस नहीं लग सकता, यहाँ फॉर लगेगा, तो सेंटेंस यहाँ पे गलत हो गया, सेकंड वाला। थर्ड वाला कहाँ गलत हो गया, तो थर्ड और फोर्थ तो शी के बाद है तो आता ही नहीं, तो इसको तो देखना भी मत, इसको तो इज्जत ही मत देना है, 2 तो खत्म हो गए, सीधे फर्स्ट वाला। नेक्स्ट, ही के साथ हैज़ आता है, ठीक है, ही के साथ हैज़ आता है, ही के साथ है, ही के साथ हैव आता है क्या, नहीं आता है, तो 2 तो निपटा दो पहले ही, तीसरा और चौथा तो कभी हो ही नहीं सकता है। अब देखते हैं यहाँ पे, ही के साथ हैज़ आया, बीन आया, ट्राइंग आया, हैज़ बीन ट्राइंग, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, हैज़ बीन ट्राइंग यहाँ तक भी सही है। टू सॉल्व, तो फिर सिंस फॉर में दिक्कत होगी, टू सॉल्व दिस सम फॉर दी लास्ट 2 आवर, लास्ट 2 आवर पीरियड ऑफ टाइम, 2 घंटे, आखिरी 2 घंटे से कर रहा है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर लगेगा, दैट मीन्स फर्स्ट वाला करेक्ट है, सिंस नहीं लगेगा, सेकंड वाला इनकरेक्ट है, पहला वाला सही है, फॉर लगेगा, हटा दो। नेक्स्ट देखो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मुझे बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, टाइम तुम्हारा ही वेस्ट होगा, कोई मतलब नहीं है। देखो यहाँ पे द बॉयज़ हैज़ बीन मेकिंग अ नॉइस सिंस मॉर्निंग, तो बॉय जो है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन तो देखना ही देखना, ठीक है, वो प्रीवियस वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर बन रही है सारी चीज़ें, है ना, जो अभी बताया है। द बॉयज़ हैज़ बीन, तो बॉयज़ प्लूरल हो गया, प्लूरल के साथ हैव लगता है, ये कैंसिल हो गया, बॉयज़ प्लूरल हो गया तो इसके साथ हैव लगता है, तो ये कैंसिल हो गया, बॉयज़ के साथ हैज़ लग नहीं सकता, प्लूरल है, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो 3 गए और 1 आ गया, फोर्थ वाला आंसर। नेक्स्ट, इट हैज़ बीन रेनिंग, तो ये हैज़ बीन, तो इट के साथ हैज़ लगता है, तो इट के साथ हैव तो लगता नहीं है, तो मैंने बताया इट के साथ हैव नहीं लगता है, तो ये दोनों कट गए और इन दोनों में से कुछ होगा, तो रेनिंग कंटिन्यूसली फॉर अ वीक, वीक क्या है मेरे दोस्त, वीक जो है वो पीरियड ऑफ टाइम है, वीक का मतलब 7 दिन का अंतराल, तो फॉर लगेगा इसके आगे, पहला वाला सही हो गया, सिंस लगाया तो गलत हो गया, तो पहला सही दूसरा गलत, मतलब ये तीनों गलत और पहला वाला सही। आगे, ही हैज़ बीन टीचिंग, ये सब आए हुए क्वेश्चन है, देख लो तुम, तुम्हारे हाथ से, तुम्हारी आंख से, हाथ से कैसे देखोगे।
ठीक है। ही हैज़ बीन, तो ही के साथ हैज़ लगता है सही है, ही के साथ हैज़ लगता है सही है, ही के साथ हैव नहीं लगता है, ये दोनों गलत हो गए, खत्म कर दिए। ही के साथ हैज़ लगता है तो ही हैज़ बीन टीचिंग, यहाँ तक सही है, ही हैज़ बीन टीचिंग, सिंस फॉर की गलती होगी। इन दिस स्कूल फॉर दी पास्ट 3 ईयर, 3 ईयर, 3 साल क्या है, अंतराल है, 3 साल, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, एक समय का अंतराल है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे फॉर लगेगा, ठीक है। सिंस नहीं लगेगा क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है ही नहीं। मैंने पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया, अगर नहीं देखा है तो वो वाला पार्ट देख लेना प्लीज़, तो समझ में आएगा, ठीक है। और अभी भी आ ही रहा होगा, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए अब तो। मदर हैव बीन, तो मदर सिंगुलर है तो हैव नहीं आ सकता, सिंगुलर है तो हैव नहीं आ सकता, ये दोनों कट गए, ये भी कट गया, ये सही आ गया, ठीक है। स्ट्रक्चर ध्यान रखो, कुछ भी नहीं है, मदर के साथ हैज लगता है। आफ्टर अ लॉन्ग करियर विद द कंपनी शी हैज़ रोज टू, देखो मेरी बात सुनो, शी हैज़ आफ्टर अ लॉन्ग करियर विद द कंपनी, ये तो छोड़ दो, कंपनी के साथ लॉन्ग करियर के बाद शी हैज़ रोज, तो मैंने बोला हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो रोज जो है, राइस, रोज और राइजन, रोज जो होती है वो थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये सेकंड फॉर्म तो आ नहीं सकती, तो हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, दैट मीन्स ये गलत हो गया। हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आएगी तो ये फर्स्ट फॉर्म दे दी, तो ये और गलत हो गया, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आती है, यहाँ थर्ड फॉर्म आ रही है राइस की, राइजन, ठीक है, तो ये सही हो सकता है। यहाँ भी थर्ड फॉर्म आ रही है क्या, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो ये गलत हो गया, मतलब थर्ड वाला सही हो गया, हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आती, बात थी खत्म, कुछ पढ़ना ही नहीं, आगे देखो। द टेलीफोन हैव बीन रिंगिंग, टेलीफोन अकेला है तो हैव नहीं आ सकता क्योंकि हैज़ आएगा इसके साथ में, तो ये दोनों कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये सही, हैज़ आ गया, ठीक है। अगला देखो, द फिल्म हैज़ स्टार्टेड बिफोर वी रीच द सिनेमा, ये आपके क्वेश्चन हो गए। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं, वो जो क्लॉज पढ़ाया था उस पर। देखिए अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके पास में दे रखे हैं वो जो क्लॉज वाले स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया उसके ऊपर है। देखिए, शी विल कम टू मीट यू एज सुन एज यू विल रीच। अब देखो ये यू विल कैसे आ गया, एज सुन एज वर्ड मैंने आपको बताया था, एज सुन एज के बाद में प्रेजेंट सिंपल में सेंटेंस आता है, तो ये फ्यूचर सिंपल है, तो ये तो गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, विल नहीं आना चाहिए, सिर्फ रीच आना चाहिए, तो ये सही हो, विल को हटा देंगे, सी वाले ऑप्शन में गलती है। नेक्स्ट देखिए, अगला देखो जल्दी से क्या बोल के रखा है, इफ़ आई हैड $1 million आई वुड बाय अ बिग हाउस। देखो आई हैड दे रखा है, हैड मतलब हैव की सेकंड फॉर्म, तो ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है। हैड के बाद अगर थर्ड फॉर्म होती तो वो स्ट्रक्चर अलग है, थर्ड वाला स्ट्रक्चर, लेकिन सेकंड वाले स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि आई हैड यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इफ़ फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इसमें क्या आता है, वुड और उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म, शुड, वुड, कुड और फर्स्ट फॉर्म आता है आगे। तो यहाँ देखो क्या आया, वुड आया और फर्स्ट फॉर्म बाय आई, तो ये स्ट्रक्चर पूरा करेक्ट है, कहीं भी गलती नहीं है ना, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनलेस ही विल नॉट टेक केयर। अब देखो यहाँ पे अनलेस आया, तो अनलेस के बाद में क्या आता है, जो भी स्ट्रक्चर आएगा वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आना चाहिए, तो विल कैसे आ गया भाई, तो ये गलती है फर्स्ट वाले में। अगला, इफ़ शी हैव वर्कड, अब देखो यहाँ शी हैड वर्कड आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था इफ़ के बाद जो स्ट्रक्चर आता है उसमें हैव तो कहीं आता ही नहीं है, पास्ट वाला स्ट्रक्चर एक बनता है, तो इफ़ शी हैड वर्कड होता, तो हैड ही नहीं आ रहा है, तो यही गलती हो गई, ठीक है, तो आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो अगर हैड होता तो इफ़ शी हैड वर्कड, ये क्लियर हो गया, हार्ड, तो इफ़ शी हैड वर्कड हार्ड शी वुड हैव टॉप द यूनिवर्सिटी, मतलब शी वुड हैव टॉप दी। तो थर्ड वाले स्ट्रक्चर में मैंने क्या बताया था, इफ़ आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर हैड आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और आगे क्या आता है, शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो वुड हैव आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, मतलब ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे हैड नहीं है, हैव है, तो ये गलत है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा अगर वो स्ट्रक्चर देखे हैं तो, है ना। देखो, ही स्टार्टेड वर्किंग फॉर द कंपनी इन 1995 एंड हैज़ बीन देयर एवर सिंस, मतलब हैज़ बीन, अब ही लगा है, ही के लिए हैज़ बीन लगा हुआ है, ये स्ट्रक्चर भी ठीक है, इसमें कोई एरर ही नहीं है क्योंकि दिक्कत ही नहीं गई। ही स्टार्टेड वर्किंग फॉर द कंपनी इन 1995, उसने स्टार्ट किया वर्किंग करना कंपनी के लिए 1995 में, कोई दिक्कत नहीं है। एंड हैज़ बीन देयर सिंस, एवर सिंस, मतलब जब से वो यहाँ वहाँ पे है, तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, जब से के लिए एवर सिंस लगाया हुआ है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है, आई, एक तो हाँ देखो, आई वुड नेवर डू दिस इफ़ आई वर यू, देखो आई वुड नेवर डू दिस इफ़ आई वर यू, तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल करेक्ट है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या आप वो फोटो लगा सकते हैं 2 मिनट के लिए, जो हमने अभी स्ट्रक्चर देखा उसका, स्ट्रक्चर वाला इसके पहले वाला, हाँ ये वाला। अब आप देखिए इसमें मैंने आपको क्या बताया, इफ़ सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो एक क्लॉज ये रहता है, एक क्लॉज ये रहता है, तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये क्लॉज का सीक्वेंस आप बदल सकते हैं, मतलब ये वाला जो क्लॉज है
ये वाला जो क्लॉज है इसको आप पीछे भी लिख सकते हैं और ये वाले क्लॉज को आप आगे भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं इस क्लॉज को पीछे कर दूं और इसको आगे, तब भी सेंटेंस सही रहेगा। मतलब ही वुड हेल्प यू इफ़ यू आस्क्ड हिम, तो ही वुड हेल्प यू इफ़ यू आस्क्ड हिम भी लिखोगे, ये पूरा का पूरा क्लॉज ऊपर आगे उठा के कर दोगे ये पीछे, तब भी करेक्ट रहेगा। ये वहाँ बताना भूल गया था, तो अब मैंने आपको बता दिया। अब उस पर आ जाते हैं वापस से वही वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था, आई वुड नेवर डू दिस इफ़ आई वर यू। तो इफ़ है, इफ़ के बाद में सब्जेक्ट और वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वॉस की सेकेंड फॉर्म वर होती है, तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो इफ़ सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म और यू, तो इफ़ आई वर यू, ये आपका पहला वाला क्लॉज आ गया। और दूसरा वाला क्लॉज में क्या आता है, तो सब फर्स्ट फॉर्म आती है और वुड, कुड और शुड आता है। तो आई वुड नेवर डू दिस, तो देखो यहाँ पे आई आया, फिर वुड आया और फर्स्ट फॉर्म आया, मतलब डू आया, मतलब ये करेक्ट है। ये वाला दूसरा क्लॉज पहले लिखा है, पहला क्लॉज बाद में लिखा हुआ है। आई बात समझ में, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, द फिल्म हैज़ स्टार्टेड बिफोर वी रीच द सिनेमा हॉल। अब देखो, द फिल्म हैज़ स्टार्टेड, तो ये तो होगा ही नहीं, ये पास्ट वाली घटना वाला जो रूल मैंने बताया था वो होगा यहाँ पे, तो हैज़ की जगह हैड आएगा। ठीक है, तो ये हैड आएगा, पहले वाले में गलती है। नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ वी विल कैच, तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब भी इफ़ आता है तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है, इफ़ के बाद में सब्जेक्ट आएगा और प्रेजेंट टेंस में आता है सेंटेंस। तो विल वाला तो केस अपन ने देखा ही नहीं था, या तो वो प्रेजेंट में होगा, या वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, या फिर हेड के साथ थर्ड फॉर्म से स्टार्ट होगा। वो तीन स्ट्रक्चर ध्यान रखना। तो यहाँ तो स्टार्ट ही गलत हो रहा है। इफ़ वी विल कैच अ फ्लाइट इंस्टीड ऑफ ट्रेन वी विल श्योरली अराइव ऑन टाइम। तो इफ़ वी कैच आएगा, विल तो आएगा नहीं, है ना, तो ये फर्स्ट फॉर्म यहाँ आएगी, तो विल नहीं आएगा, पहले वाले में गलती है। गया, रोक दे थोड़ी देर। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इफ़ वी विल कैच अ फ्लाइट इंस्टीड ऑफ अ ट्रेन वी विल श्योरली अराइव्ड ऑन टाइम। तो एक्चुअल में इस सेंटेंस में आप देखोगे, इफ़ के साथ में मैंने बताया था तीन क्लॉज आपको ध्यान रखना है। पहला वाला इफ़ के साथ में या तो फर्स्ट फॉर्म आती है, वो प्रेजेंट वाला टेंस। इफ़ के साथ में सीधे सेकंड फॉर्म आ जाए, तब आगे क्या होता है आपको मैंने आपको बताया था, वुड, शुड, कुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी अगले वाले पार्ट में। अगर फर्स्ट पार्ट में हैड, इफ़ के बाद में हैड के बाद में थर्ड फॉर्म आ जाए तो शुड है, वुड है, कुड है और थर्ड फॉर्म आता है आगे। तो यहाँ पे इफ़ के बाद में विल तो आएगा ही नहीं कहीं से कहीं तक, क्या होना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। तो इफ़ वी कैच होना चाहिए, विल नहीं होना चाहिए, तो ये वाला फर्स्ट वाले में दिक्कत है। नेक्स्ट देखें, कितने क्वेश्चन आए हुए हैं देखो अलग अलग दिन पे। इफ़ आई वॉन $1 million आई वुड हैव स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ माई ओन। इफ़ आई वॉन $1 million, ये जो वॉन है ये सेकेंड फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म के बाद में वुड हैव स्टार्ट नहीं आता, यहाँ गलती है। दूसरी बात ये है कि वुड हैव आया तो इसके बाद में थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो ये स्टार्ट भी लिखा हुआ है, तो फर्स्ट फॉर्म आती नहीं है, तो अल्टीमेटली बी वाले पोर्शन में गलती है। नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ यू हैड वॉन्ट मी, यानी कि ये हो गया यू के बाद में हैड के बाद थर्ड फॉर्म, यानी थर्ड वाला स्ट्रक्चर हो गया, थर्ड वाले इफ़ क्लॉज का थर्ड स्ट्रक्चर। इसके बाद में वुड हैव थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो वुड नॉट हैव, नॉट चलेगा, वुड नॉट हैव टोल्ड थर्ड फॉर्म, टेल, टोल्ड, ठीक है, थर्ड फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है यहाँ पे, सही है ये। अबाउट द पार्टी बिल्कुल सही है, सेंटेंस पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सही जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ ही विल आस्क, यहाँ पे फिर गलती हो गई, विल तो आना ही नहीं चाहिए, इफ़ ही आस्क आएगा सिर्फ, और ही है तो आस्क आएगा, एस भी लगा आएगा यहाँ पे। अगर सिर्फ आस्क लिखा है तो भी गलत होगा, है ना, तो फर्स्ट वाले पार्ट में गलती है। नेक्स्ट देखो, अंटिल द ट्रेन विल नॉट। अब देखो अंटिल वाला केस आ गया, वो मैंने वर्ड बताए थे, तो अंटिल के बाद में जो स्ट्रक्चर रहता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ये तो फ्यूचर का स्ट्रक्चर आ गया। ट्रेन विल तो आना ही नहीं चाहिए, फ्यूचर में आता है ये, तो ये गलत हो गया। तो अंटिल द ट्रेन नॉट गेट दी सिग्नल आएगा, और उसके बाद में इट विल नॉट लीव दी प्लेटफॉर्म। तो ये आपके पास में स्ट्रक्चर सही होगा कब, जब यहाँ से आप इस विल को हटा देंगे, है ना। तो अल्टीमेटली ये गलत हो गया स्ट्रक्चर, फर्स्ट वाले में गलती थी वहाँ पे। द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट आर विजिटिंग दी टाउन टुडे। तो द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट, दो जने हो गए, एक प्राइम मिनिस्टर है और एक प्रेसिडेंट है, तो आर आना चाहिए, बिल्कुल सही है। आर विजिटिंग, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है, आर आया है। अगर यहाँ इज होता तो गलत हो जाता। एक स्ट्रक्चर होता है, मैं एक बार और बता देता हूँ आपको, जैसे कि अगर मैं अभी सुन लो ये ध्यान से, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि मैं शायद बताना भूल गया, लेकिन अभी बता देता हूँ। जैसे मैंने बोला द टीचर एंड हेड मास्टर, मतलब जो द लगा हुआ है वो सिर्फ एक के आगे लगा हुआ है। जैसे मैंने लिखा द टीचर एंड हेड मास्टर, दूसरे वाले के हेड मास्टर के आगे द नहीं लगाया, तो द टीचर एंड हेड मास्टर एक बार लिखा और एक के पहले द लगाया, द टीचर एंड हेड मास्टर, ठीक है। तो इसमें हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो इज आएगी, क्योंकि इस टाइप का सेंटेंस में टीचर और हेडमास्टर दोनों एक ही बंदे की बात हो रही है कि अगर एक बार द लगाए तो।
लेकिन मैंने ऐसा लगा दिया द टीचर एंड द हेड मास्टर, एंड से जुड़े होना चाहिए, द टीचर एंड दी हेड मास्टर। तो इसका मतलब हो गया दो बंदे अलग अलग है, एक टीचर है और एक हेड मास्टर है, तो उसके लिए प्लूरल वर्ब यानी कि आर आएगी। क्या बोला है एक बार रिपीट करके वापस से सुनना अगर समझ में नहीं आया तो, ठीक है। तो यहाँ देखो नेक्स्ट, तो यहाँ तो ये बिल्कुल सही है सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ आई हैड नोटिस्ड हर आई वुड हैव ग्रीटेड हर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। हैड के बाद में थर्ड फॉर्म आई, सही है। उसके बाद में आई वुड हैव आना चाहिए और थर्ड फॉर्म आई आनी चाहिए, तो ग्रीटेड थर्ड फॉर्म ही है, तो अल्टीमेटली ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ माई अंकल, अंकल सिंगुलर है, इफ़ माई अंकल विल तो आना ही नहीं चाहिए, इफ़ के बाद में तो प्रेजेंट सिंपल वाला टेंस आना चाहिए, तो ये विल वाले में गलती है, ये वाला बी वाले में गलती है। नेक्स्ट देखो, इफ़ इट हैड शोड, तो इफ़ इट हैड शोड यानी कि हैड के बाद थर्ड फॉर्म आई, ठीक है। यस्टरडे द बॉयज़ वुड हैव डेफिनेटली गोन फॉर स्कीइंग, चलो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं कहीं से कहीं तक। क्यों? क्योंकि हैड के बाद थर्ड फॉर्म आई, ठीक है भाई, फिर वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो वुड हैव और डेफिनेटली, चलो आ गया ये एडवर्ब आया, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर गॉन, क्लियर है। तो यहाँ पे आपके पास में ये भी थर्ड फॉर्म है, तो कोई समस्या नहीं है, वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म, बिल्कुल स्ट्रक्चर करेक्ट है जैसा हमने पढ़ा है, सही है सेंटेंस। इफ़ यू हैड हेल्प मी, ये हैड वाला आया, फिर थर्ड फॉर्म आई, आई वुड हैव, थर्ड पॉइंट आना चाहिए हेल्प, ठीक है, थर्ड फॉर्म आना चाहिए यहाँ पे, आई वुड हैव के बाद में थर्ड फॉर्म यानी कि हेल्प्ड आया, बिल्कुल सही है, ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है। अनलेस मोहन टेक्स प्रॉपर केयर ऑफ हिज हेल्थ, तो देखो मोहन की बात हो रही है तो सिंगुलर वर्ब आ रही है, तो टेक की जगह टेक्स आया, बिल्कुल सही है। अनलेस आया, अनलेस के बाद में प्रेजेंट सिंपल आया, तो मोहन टेक्स प्रॉपर केयर ऑफ हिज हेल्थ, बिल्कुल प्रेजेंट टेंस से, कोई समस्या नहीं है। ही विल नॉट कवर, और इसके बाद में फ्यूचर सिंपल आता है, तो ये फ्यूचर सिंपल है, बिल्कुल सही है, कोई समस्या नहीं। हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे भी फ्यूचर सिंपल आना चाहिए, शैल विल है ना, शैल विल और वर्ब की, शैल विल या मॉडल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब फ्यूचर सिंपल टेंस, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये क्या बात कर रहा हूँ मैं, शैल विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये पहले वाले स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, इफ़ क्लॉज की, है ना, तो वो ध्यान रखना, वो पहले देख लेना चीज़ें जो पढ़ाई है, तो अल्टीमेटली समझ में आएगा सब कुछ कि क्या चल रहा है। द बर्ड वुड हैव, देखो तो द बर्ड वुड हैव डाइड, अब देखो थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो द बर्ड वुड हैव डाइड, ये बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म आई है। अब मैंने बोला क्लॉज को आगे पीछे कर सकते हैं, तो ये पीछे वाला जो क्लॉज है वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म वो आगे उठा के डाल दिया इन्हें, तो द बर्ड वुड हैव द बर्ड वुड हैव डाइड इफ़ यू हैड कॉट इट, मतलब पहले वाला जो स्ट्रक्चर होना चाहिए इफ़ यू, उसके बाद में हेड के बाद थर्ड फॉर्म, तो हेड के बाद थर्ड फॉर्म, मतलब ये बिल्कुल सही है, बस फ्लिप कर दिया उनने, पीछे वाले क्लॉज को आगे पटक दिया और आगे वाले को पीछे, ठीक है, तो अल्टीमेटली ये करेक्ट सेंटेंस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, खत्म, और कुछ बचा है क्या? बस मुझे गायब कर दिया, ठीक है, क्वेश्चन गायब करो। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि इसमें सब कुछ मैंने कवर कर दिया है। एक वीडियो और आपके लिए लेकर आऊँगा जो कि ऑब्जेक्टिव होगी टेंस के बाद, और उसके बाद टेंस आपको कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ रूल्स ऐसे हैं जो कि ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते करते वहीं बता दूंगा मैं, ठीक है। तो जब वो वीडियो देखे ऑब्जेक्टिव की तो ऐसे ही ऑब्जेक्टिव धनाधन अपन सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको उस वीडियो में कॉपी पेन लेकर भी बैठना है। तो जहाँ मैं रूल बताऊँ, कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे होंगे जहाँ कुछ इंपॉर्टेंट रूल से क्वेश्चन आया तो वहीं के वहीं रूल बता दूंगा, तो उसको आपको नोट कर लेना है टेंस वाला जो पार्ट मैंने करवाया उसके अंदर, ठीक है। तो आई होप इसके बाद आपको होप क्या, श्योरली आई एम टेलिंग टू यू दैट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो नो नीड टू टेक केयर ऑफ टेंस, आपका काम बन जाएगा। इसके बाद वाली एक वीडियो और देखनी पड़ेगी बस, तो तीनों वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी टेंस की दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है कहीं से भी, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, आप प्रैक्टिस कीजिएगा बस। चलिए, अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए। आप चैनल पर पहली बार हैं, नए हैं, हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो डली हुई है, ये हमारी लगभग 49 या 50वीं वीडियो आज मैं डाल रहा हूँ इंग्लिश की, तो आप वो सारी वीडियोस को देख सकते हैं पीछे जाकर के। प्लेलिस्ट में आपको लिंक, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, वहाँ पे क्लिक करके सारी वीडियो को देख सकते हैं। और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकॉन आएगा वहाँ पे वो प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत आपको बधाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।